न्यूज का खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की, जहां डबल इंजन की सरकार आने के पश्चात जनता के हृदय में न्याय प्रणाली में सुधार आने की एक उमंग जागृत हुई थी। जनता को पूरा विश्वास था कि सरकार में न्याय प्रणाली में बड़ा सुधार आएगा, पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा और अपराधी जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे, जिसका असर भी देखने को मिला। अपराधियों पर कार्रवाई भी होती हुई देखी गई। और तो और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को प्रमुख सचिव सुरेश चंद्र ने कड़े दिशा निर्देश भी जारी किए। यही नहीं, देवेंद्र सिंह चौहान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने भी जमीनी विवाद और प्रॉपर्टी विवाद के संबंध में समस्त जिले में पुलिस महकमे के लिए परिपत्र संख्या 10/2023 जारी किया था। लेकिन आए दिन घट रही घटनाएं कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। पीड़ित परिवार थाना चौकी उच्च अधिकारियों के चक्कर लगाते हताश हो रहे हैं, लेकिन इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने के उद्देश्य पर प्रश्न चिन्ह लगने का कार्य संबंधित विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। आगरा ट्रांस यमुना कॉलोनी थाना मोहल्ला क्षेत्र के रहने वाले देवेंद्र प्रताप सिंह राणा और उनके परिवार के साथ घटी घटना में पीड़ित का मकान और गृहस्थी का सामान दोनों ही छीन लिया गया, जिसमें सोने के आभूषण, रुपया, पैसा, तमाम चीजें मौजूद थी। पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों को थाने में बंद कर दिया गया। यहां तक कि पीड़ित परिवार को अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया गया। देवेंद्र प्रताप सिंह राणा का सन 2022 से छोटे भाई की पत्नी से प्रॉपर्टी विवाद के संबंध में कोर्ट में केस चल रहा था। 20 जनवरी सन 2022 को थाना चौकी के 25 से 30 पुलिस कर्मियों ने रात्रि के समय जबरन मकान में घुसकर देवेंद्र प्रताप सिंह राणा और बड़ी बहन को यथार्थ स्थिति में ही थाने में बंद किया और मकान पर विपक्षी व्यक्तियों को कब्जा करा दिया। अपने गृहस्थी का सामान मांगा तो पुलिसकर्मियों ने डरा धमका कर वहां से भगा दिया। इस पूरी घटना के पश्चात पीड़ित परिवार देवेंद्र प्रताप सिंह राणा, पत्नी ऋतिका राणा, 2 छोटी पुत्रियों के साथ डर डर कर भटक कर पिछले 3 वर्षों से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। देवेंद्र प्रताप सिंह राणा ने सन 2022 से लेकर अभी तक आगरा कमिश्नर, मुख्य सचिव, डीजीपी उत्तर प्रदेश, सीएम पोर्टल, मुख्यमंत्री लखनऊ, डीएम आगरा, सांसद, मंत्री, विधायक, मानवाधिकार आयोग जैसे तकरीबन 120 शिकायती पत्र साक्ष्य के साथ दे दिए हैं। इसके बावजूद भी दिए गए प्रार्थना पत्रों के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये उठता है कि पीड़ित अगर 2 साल से भटक रहा है तो उसके पास जो साक्ष्य मौजूद हैं, क्या उनकी एक बार जांच भी नहीं की जा सकती? जिस तरह से तमाम ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है, इससे कई सारे सवाल शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको पीड़ितों का बयान सुनाते हैं और इसी के साथ ही क्या कुछ कहना, उनकी बेटियों का भी हमारे पास बयान है, वो सुनिए आप। पहले पीड़ित क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन ये बताइए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी हमारे को कोई भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये कब मिलेगा हमें? हमारी बेटियां हैं 2 छोटी छोटी, हम उनको लेकर के कहाँ जाएं, किस जगह रहें और कहाँ क्या करें? हमारा सब कुछ सामान, हमारा सारा जेवर, रुपया, पैसा सब कुछ हमारा ले लिया गया, मकान ले लिया गया, लेकिन अभी भी कोई सुनवाई करने को कोई भी तैयारी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? हमें गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करनी? मैं 2 सालों से इसके लिए भाग रही हूँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। सब लोग यही कह देते हैं कोर्ट में केस चल रहा है, तो आप कब्जा कराया गया था। ये शासन प्रशासन के द्वारा कब्जा कराया गया। काफ़ी लोग थे, 15-20 लोग थे, बल्कि मैं यहाँ पर थी नहीं। रात का वही 9 से 9:15। उनके पास कोई कोर्ट के आदेश थे? नहीं, कोई आदेश नहीं थे, ना उन्होंने हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी। बल्कि 9 बजे किसी भी लेडीज़ को निकाल के घर से बाहर कर देना, वो भी शासन प्रशासन द्वारा, ये कहाँ का न्याय है? मैं कमिश्नर ऑफिस आया, मेरी मैटर जो है 17 जून 2022 से कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रार्थना पत्र देता जा रहा हूँ, कहीं भी कोई सुनवाई ना होने के बावजूद अब क्या हुआ है कि 2 साल बाद जो है, जो उपासना सिंह थी, पारिवारिक मैटर था, कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट में केस चलने के बावजूद भी शासन प्रशासन ने मिल करके 20 जून 2022 को मेरा मकान मेरे से छीन लिया। मेरा सब रुपया, पैसा, जेवर कुछ भी नहीं निकालने दिए, वहाँ से पूरा लूट लिया गया। आज क्या मेरे 20 जून 2022 से बीवी बच्चे सब बेघर हैं, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। उसमें कम से कम 100 से ऊपर जा चुके हैं, व्यक्तिगत रूप से ही मिला। अभी तक प्रार्थना दिए गए, उसमें क्या कार्रवाई हुई? किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसने करवाया? मकान पे कब्जा जो है शासन प्रशासन ने, पूरा पुलिस प्रशासन था यहाँ का, और पूरे कम से कम 20-25 लोग थे रात में, और बदमाश लोग भी थे उसमें, सिविल ड्रेस में भी थे। और एक ही थाना नहीं, कम से कम एतमाद दौलत थाना और मतलब सिकंदरा थाना, जिसका ही कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसके बावजूद भी मतलब जो है कब्जा पूरा दिलवा दिया, मुझे जेल में डाल दिया। उसके 3-4 महीने पहले ही चाची अपना सारा सामान यहाँ से ले जा चुकी थी। खत्म हुए चाचू, उसके 10 दिन पहले वो आती हैं। और आपको बंटवारे की बात की थी? हाँ, की थी उन्होंने बंटवारे की बात, तो पापा सब पैसे दे चुके थे।
पापा सब इन सब लोगों को पैसे दे चुके थे। पुलिस ने ज़बरदस्ती हमारे मकान को खाली करवाया और हम सब लोगों को बाहर निकाला। ये पुलिस आई थी रात में, सारी मतलब पूरे कॉलोनी की मतलब लाइट सारी ऑफ हो गई थी और पुलिस आई थी रात 9:30 बजे, 9:30-10 बजे आई थी पुलिस। और उसके बाद सब मतलब ज़बरदस्ती उन्होंने सब कुछ मतलब हमारा वहाँ पे जब वो सारा सामान ले जा चुकी थी, फिर भी उन्होंने हमारा सारा सामान वहाँ था, उन्होंने हमें ज़बरदस्ती बाहर निकाला, जबकि मतलब जो चाची थी हमारी, उनका कोई सामान वहाँ पे नहीं था। उन लोगों की आपको बातें सुनवाई जिनके साथ ये पूरा काम हुआ, पीड़ित की पत्नी और पीड़ित की बेटी की आप ये बाइट सुन रहे थे, जहाँ पर ये तमाम पूरा मामला सामने आया। देखिए, साफ तौर पर ये कहना है पीड़ित का कि जिस थाने का इन्वॉल्वमेंट उस क्षेत्र में नहीं है, उसके बाद भी वो थाना मिलकर, 2 थानों ने मिलकर रात में एकदम से वो पहुंच जाते हैं, पीड़ितों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, उनका सामान तक नहीं लेने दिया जाता है और उनको बाहर निकालकर विपक्षियों का कब्जा करा दिया जाता है। तमाम सवाल इससे खड़े होते हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ आगरा से संवाददाता योगेश चौहान जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हिमानी चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह जो कि पीड़ित है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ विजय सिंह समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ जानकारी है? जैसे कि बताया गया पीड़ित की ओर से भी, अभी उनकी उनकी बात भी हम सुनेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि हमने पूर्व में ही बताया कि कई सारी जगह पर शिकायत लेकर वो पहुंचे हैं, पर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई का ना तो आश्वासन दिया जा रहा है और कार्रवाई को लेकर तो कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, इसका जी आपको बता दें कि ये आगरा के थाना एतमाद वाला क्षेत्र की घटना है। ट्रांसजमुना क्षेत्र के रहने वाले देवेंद्र प्रताप सिंह राणा विगत कई वर्षों से अपने घर पे निवास करते थे, जहाँ पे ये 3 भाई हैं। तीनों भाई एक साथ ही अपने प्रेम भाव से एक साथ ही रहते थे, लेकिन कुछ जब बीच वाले भाई की मृत्यु होने के पश्चात ये विवाद खड़ा हुआ। उनकी धर्मपत्नी, मृतक की धर्मपत्नी ने अपना जो हिस्सा मांगा, तो उसी दौरान जब जो बड़े भाई हैं उनके द्वारा उनको हिस्सा देने की बात की गई। 22.5 लाख में बात तय हुई थी, 22.5 लाख भी दे दिए गए थे। इसी के अंतर्गत एक एग्रीमेंट भी तैयार किया गया था, जिसमें ये साफ-साफ दे दिया गया था कि एक वर्ष के अंदर ही पैसा देने के पश्चात रजिस्ट्री करा दी जाएगी। लेकिन देखा गया कि रजिस्ट्री मतलब पेमेंट भी दे दिया गया, उसके बाद भी रजिस्ट्री का कहीं भी जब बात की जाती थी रजिस्ट्री होने की, लेकिन कोई ना कोई एक तरह से कहा जाए आश्वासन दे दिया जाता था कि आज ये परेशानी होगी, कुछ और परेशानी होगी। लेकिन जब रजिस्ट्री का समय पास में आया तो रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंचे, दोनों पक्ष जब पहुंचे हैं, उसके दौरान मालूम चला कि जो मृतक की माँ थी, उनको भी जो मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र उसमें मृत घोषित कर रखा, जिसके कारण दोनों भाइयों की सहमति थी कि जो माँ के नाम पर ये मकान कराया जाएगा, लेकिन वो माँ कागजी कागजों में मृत घोषित होने के कारण इस वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। जिसके उपरांत लगातार पीड़ित परिवार ने सामने वाले व्यक्तियों से लगातार रजिस्ट्री करने की बात कही, संशोधन होने के पश्चात रजिस्ट्री करने की बात की, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन उसके उपरांत इस तरह की घटना सामने आई। पुलिसकर्मी सामने विपक्षी व्यक्तियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि बड़े भाई ने मृत्यु के पश्चात बड़े भाई ने मकान में कब्जा कर लिया है, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय थाना ने इस पर कार्रवाई करते हुए दोनों पत्नी को और उनकी बहन को दोनों को थाने में ले जाते हैं। थाने में ले जाने के पश्चात जब ये बात पूरी अपने साक्ष्य रखते हैं, कागज के साक्ष्य रखते हैं, जिसमें ये दर्शाया गया था कि न्यायालय में विचाराधीन केस चल रहा है। जिसके उपरांत जो थाना प्रभारी थे उनका कहना ये था दोनों पक्षों से कि ये कोर्ट का मसला है, ये कोर्ट के द्वारा ही इसको अपना निस्तारण कर लिया जाए। लेकिन इस घटना के पश्चात करीबन 4 दिन बाद फिर द्वारा जो पीड़ित परिवार का कहना है कि क्षेत्रीय पुलिसकर्मी हैं, उनके घर रात्रि के 9:30-10 बजे आते हैं, उनको जबरन अपने हिरासत में लेकर उनको थाने में बंद कर दिया जाता है और विपक्षी गण जो भी व्यक्ति थे उनको उस घर के अंदर प्रवेश कर दिया जाता है। लेकिन मुख्य बात यहाँ पे आती है कि जब न्यायालय द्वारा कड़ी शब्दों में एक निंदा की गई है, कड़ी शब्दों में आदेश दिए गए हैं कि प्रशासन जो भी मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है उसमें किसी भी तरह का पुलिस प्रशासन किसी का हस्तक्षेप नहीं करे जब तक न्यायालय की तरफ से कोई भी आदेश पारित ना हो। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटना लगातार सामने आ रही है, जिसमें कि संबंधित विभाग को कार्यशैली पे प्रतिबंध लगने का कार्य हो रहा है। जी ठीक है योगेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पर लापरवाही भी कहा जा सकता है, जिस तरह से एक पक्ष की बात सुनकर और एक ही पक्ष की सारी बातें मानकर अगर किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है, वो भी रात के समय पर, फिर उसकी बात नहीं सुनी जाती है।
बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और चलिए, हमारे साथ पीड़ित जुड़े हुए हैं देवेंद्र प्रताप सिंह राणा। देवेंद्र जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगी। जैसा हमारे संवाददाता ने बताया, आपसे इस पर और ज्यादा जानकारी हम चाहेंगे। क्या कुछ आपके साथ हुआ? वैसे तो आपने जो भी कहा वो हम लोगों ने सुना, लेकिन और क्या कुछ जानकारी है? कहाँ कहाँ अभी तक आप शिकायत लेकर पहुंचे हैं? प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है? मैडम आवाज बहुत आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा इसमें जो देवेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज पीछे से बहुत आ रही है काफी। हाँ आप बोलें जरा। देवेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। देवेंद्र जी, आपसे जानकारी चाहूंगी मैं, क्या कुछ आपके साथ हुआ अभी तक? कहाँ कहाँ आप इसको लेकर शिकायतें दे चुके हैं और क्या आप कार्रवाई आप चाहते हैं? मैं जो है ये मतलब मकान का सिलसिला है, इसमें मकान मैंने ही बनवाया और मेरे भाई ने बनवाया। ये हम दो भाई ने मिलकर बनवाया था इस मकान को जो है। लेकिन जो है इसमें इसमें जो है मेरे भाई की मृत्यु हो जाती है ये फरवरी 2019 में। उसके बाद उसकी वाइफ ने जो है मेरे नाम एग्रीमेंट कर दिया था, 22.5 लाख रुपए मैंने खरीद लिया था इसको। लेकिन उसके बावजूद भी उसने फिर 22.5 लाख मांगना चालू कर दिया। उसमें वो बैनामा नहीं करा रही हैं। और 16 जून 2022 को पहले मुझे थाने में बंद किया जाता है। ये घर पे नहीं थी, ये बनारस में 2018 से ही घर पे बनारस में रहती थी, ये हमारे यहाँ नहीं रहती थी। अब एक सच्चाई ये हो रहा है इनकी, ये जबकि हमारे भाई की मृत्यु हुई थी जब वो चिता जल रही थी, तो इस समय ये दूसरे विवाह की बात कर रही थी। लेकिन जो है उसके बावजूद ही हमने इसको बारिश मान लिया, क्योंकि उसकी एक बेटी थी छोटी। लेकिन हमने कोई, इन्होंने मेरी माँ को मृत्यु दिखा करके वारसान भी बनवा लिया, उस पर भी हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपैथी बताओ। लेकिन हमारी सहानुभूति का इतना फायदा उठाया कि 16 जून को ये मतलब चौकी पर आती हैं और मुझे रात को बंद करवा, वहाँ शाम को बंद करवा देती हैं थाने में। थाने वालों ने मुझे, पुलिस वालों ने जो बहुत प्रेशर दिया जिससे कि मैं मकान खाली करके चला जाऊँ यहाँ से। फिर मेरे एक एडवोकेट हैं श्री ब्रह्मानंद शर्मा जी, उन्होंने जो है कोर्ट की कॉपी, मुख्य सचिव का आदेश जिसमें कि दे रखा है कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार यदि कोई बात न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर शासन प्रशासन कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता है। तो इन्होंने क्या करा कि रात को 12 बजे करीब मुझे छोड़ दिया, बिना किसी धारा, बिना किसी चालान के। और मुझे आश्वासन दिया कि आपके कोई के प्रतिनिधि और दूसरे पक्ष को भी बोल दिया कि आप न्यायालय में जाइए। लेकिन पता नहीं फिर क्या होता है कि 16 जून के बाद 20 जून 2022 को स्ट्रीट लाइट बंद करके 20 जून 2022 से रात्रि 9 बजे के बाद मैं ऊपर अपने मकान में अपने मीटिंग कर रहा था अपने लैपटॉप पे, और मेरी सिस्टर जो इंटर कॉलेज में लेक्चरर है वो नीचे जो अपना घर का काम कर रही थी, और मेरी बीवी बच्चे जो है लखनऊ में अपने मायके में थी वो जो छुट्टी की वजह से। तो अचानक ये मकान में पूरा कब्जा कर लेते हैं, अंदर घुसे चले आते हैं। जब तक हम समझते हैं तब तक हमारा मोबाइल छीन लिया जाता है। हम दोनों को निकाल करके थाने में बंद कर देते हैं, और उसके साथ साथ उस भीड़ में कम से कम 15-20 पुलिस वाले होते हैं, एक गैंगस्टर की तरह से, जैसे कि इसमें सिकंदरा पुलिस भी इन्वॉल्व रही है इसमें, जैसे किसी गैंगस्टर के साथ। जबकि उस उपासना को मेरे से झगड़ा दिखाया गया मैं बहन से, जबकि उपासना वहां उपस्थित थी ही नहीं। और ये सिर्फ 20 जून 2022 को पुलिस के भीड़ में आकर के फिर ये कब्जा कर लेती हैं। कब्जा करके फिर पूरी रात भर खंगाला जाता है जो भी मकान होता है। और मेरी बहन को इतने बावजूद, जबकि किसी भी गाड़ी कोई नहीं थी, पुलिस प्रशासन ने उसको रात भर थाने में बंद रखा। इस यहाँ तक कि ये भी हद कर दी उन्होंने कि आशा सेंटर भेजने के लिए कोशिश की। वहां आशा सेंटर की मैनेज का मैं धन्यवाद प्रदान करूंगा कि जिन्होंने इतना अच्छा दिखाया कि भाई ये अपराधी नहीं है, मैं इनको आशा सेंटर में नहीं ले सकती। जबकि पुलिस प्रशासन ने उनको धमकी दी कि हम जिलाधिकारी शिकायत कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद ही ईश्वर का शुक्र था कि आशा सेंटर में उन्होंने मेरी बहन को नहीं रखा, फिर उन्होंने थाने में रात भर रखा। ये पता नहीं किस तरह का नियम कानून है, ना किसी बार नोटिस दिया गया, ना किसी बार का वार्तालाप हुआ, जबरदस्ती मतलब करके मुझे निकाल दिए थे। और जमानत अभी होती है तक तो मैं फिर वर्तमान पुलिस की अगर प्रशासन से बात करें देवेंद्र जी, तो अभी क्या कुछ प्रशासन का रवैया ऐसा समझ में आ रहा है न्यायालय में? क्योंकि आपने बताया कि ये पूरा मामला लंबित है, तो न्यायालय से क्या कुछ अभी तक सामने आया है? न्यायालय से अभी कुछ ऐसा चल नहीं रहा है। न्यायालय में अभी तारीखें पड़ रही हैं मैडम, और ये WS इसमें लगाना था इनको। दूसरी पार्टी भी हाजिर है। दूसरी पार्टी हाजिर होने के बावजूद इन्होंने 27 जून 2024 को किसी दूसरे को बेनामा कर दिया इन्होंने। और वो उस पार्टी को 2 साल से पता था, उसको हमने भी बताया था, पड़ोसी ने भी बताया था कि आप इसे ना खरीदें, हमारा 3 परिवार का इसमें रुपया पैसा जेवर फंसा हुआ है, आप ना लें इसको। लेकिन उसने क्या करा है, जबरदस्ती चैलेंज के साथ मकान लिया है। और मेरे नाम 2019 का एग्रीमेंट है और उनके नाम एग्रीमेंट 2022 में कर दिया जब कब्जा करने के बाद। तो उसके बावजूद ही उस व्यक्ति ने इस मकान को खरीदा है, और वो पैसे से डॉक्टर है, उसके बावजूद भी उसने इस तरह का घिनौना कार्य किया है, जिससे कि मेरे मतलब ये प्रॉपर्टी और विवादित हो गई। और मेरे बीवी बच्चे को थोड़ा सा न्याय मिलने की आशा होती, वो भी चली गई मतलब आशा। ठीक है। और वो आजकल मुझे धमकी दी जा रही है मरने मारने की। अब ये दूसरी पार्टी भी, पहले वो पहली पार्टी देती थी, अब दूसरी पार्टी धमकियां दे रही है कि तुमको कहीं से भी इनका नाम क्यों लेते हो,
अब जब तुमने एक मकान ले लिया, हमारे को विवादित कर दिया, मेरे बीवी बच्चे ताले तोड़ रहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही बार बार जो है, लेकिन पुलिस प्रशासन शासन प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। मैं ठीक है। सीएम पोर्टल पे भी डाल रहा हूँ काफी एप्लीकेशन, कोई भी मैडम किसी प्रकार की मेरी सुनवाई नहीं हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से योगी जी को संज्ञान में लें, क्योंकि किसी प्रकार की ठीक है कोई भी देवेंद्र कार्रवाई जी, मेरे जैसे प्रति कि आप मेरी बता सहानुभूति रहे नहीं हैं की जा कि रही है। देखिए काफी समय से ये पूरा मामला चल रहा है। हिमानी चतुर्वेदी जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं इस पर चाहूंगी। देखिए आपने हमारे प्रवक्ता की बात भी सुनी और जो पीड़ित हैं उन्होंने भी पूरा केस समझाया कि किस तरह से ये पूरा केस उलझा हुआ है, लेकिन ये शासन प्रशासन की कैसे कार्यप्रणाली है मैम। देखिए एक तरफ तो हम देख रहे हैं जहाँ पर दावे किए जाते हैं, जब इस तरह के मामले आते हैं तो हमने भी देखा है कि कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है वो कितनी लंबित होती है। अगर कोई केस कोर्ट में चला जाता है तो 1.5-2 साल तक तो उसके पते ही नहीं रहते, तारीख पे तारीख बढ़ती जाती है। ये मामले हैं कोर्ट के। लेकिन कहीं ना कहीं अगर, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि अगर कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो फिर उस पर शासन प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता स्थानीय स्तर पर, यानी पुलिस वाले उस पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर क्यों इस तरह का कृत्य किया गया, पीड़ित को थाने में बंद कर दिया गया और फिर इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर थाना अधिकारियों की ओर से, पुलिस की तरफ से ऐसा कोई काम किया भी गया तो फिर इस पर ऊपरी उच्च स्तर के अधिकारियों की ओर से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जी, अभी जैसे मैं न्यूज़ में वाइट सुन रही थी और देखने को मिल रहा है, जितने मेरी जानकारी में संज्ञान में ये सारी बातें आई हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यही है, देखिए कितने किशोर अवस्था की बच्चियाँ हैं, महिलाएँ भी इन्वॉल्व्ड हैं इस केस में। तो जो जिस तरह से ये कृत्य किया गया कि रात में ही निकाल दिया गया मय सामान सहित, सामान भी उनके पास कुछ नहीं है, जो कि मेरी जानकारी में मुझे पता चला कि कोई सामान नहीं है उनके पास और जिस हाल में थे बस उनको बाहर निकाल दिया गया। तो ये सबसे पहले तो बड़ी निंदनीय बात है और सोचने पर ये बात मजबूर कर देती है कि बिना कोर्ट के ऑर्डर्स के ऐसी तेजी से कार्यवाही कैसे की जा सकती है। तो ये एक ध्यान में देने वाली बात भी है, क्योंकि जहाँ कोर्ट जो ऑनरेबल कोर्ट है, जब तक वो किसी चीज़ को ऑर्डर नहीं करते, विशेषकर ऐसे विषयों में, तब तक किसी को उसके घर से या जहाँ पर भी वो रह रहा है, इनकी तो ज़मीन का मतलब ये भी एक मालिक हैं उनमें से। पर हमने तो ये भी देखा है कि किराएदार भी, जो लोग कब्ज़ा करके बैठे हैं, उनके लिए भी एक कार्यवाही है, एक प्रणाली है काम करने की, हम्म। है ना? तो किसी को रहते हुए घर से इस तरह से निकाल देना नहीं, बड़ा लेकिन ही यहाँ पर देखिए सीधा सीधा सवाल तो स्थानीय स्तर के जो अधिकारी है, जो थाना प्रभारी, उनके ऊपर खड़ा हो रहा है। एक एक तरफ मतलब एक परिवार को निकालने के लिए वहां पर झूठे प्रकरण जो है वो बनाए जा रहे हैं, झूठा केस बनाया जा रहा है और एक साथ अगर पीड़ित जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वाले वहां पर पहुंचे हैं, देखिए वहां पर कोई क्राइम तो हुआ नहीं था, एक शिकायती पत्र दिया गया, उसके आधार पर आप वहां पर पहुंचे, आपने मकान से 2 लोगों को निकाला, तो वो कोई क्राइम स्पॉट नहीं था जो इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वाले पहुंचे। वहां मात्र एक शिकायती पत्र दिया गया था, वो भी कब्जे को लेकर। और रात में क्या जरूरत पड़ी कि आप एक महिला को निकाल देते हैं, थाने में उसको बंद कर देते हैं? किस चीज की जरूरत पड़ी, या फिर किसका संरक्षण मिल रहा है और किस चीज के आप प्रभाव में ये सारी चीजें कर रहे हैं? ऐसे कहीं ना कहीं देखिए जो प्रणाली अब हम देख रहे हैं, जो पुलिस की कार्य प्रणाली है, प्रशासन की कार्य प्रणाली है, वो सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगाने के काम करती है। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि दिक्कत भी है कि इन सारी चीज़ों के बीच में महिला भी थी वहाँ पर, है ना? और उनको रात में बाहर निकाल दिया गया। किसी महिला को शाम के बाद आप लेके ही नहीं जा सकते थाना, है ना? ये भी एक रूल है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इतनी सारी एफआईआर अभी अखबारों में बहुत सामान्य सी चीज़ें हो गई हैं। अभी एक पीड़िता जो महिला है, उनका भी केस है, 15 दिन से कुछ अता-पता ही नहीं है एफआईआर के बाद भी। तो कहाँ तो इतना डिले हो रहा है, जहाँ वाक़ई तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए और जहाँ चीज़ें पेचीदा हैं, विशेषकर ज़मीन जैसी चीज़ों में, जो कि ज़मीन से रिलेटेड ऐसे केसेस होते हैं, उनमें तो बहुत देख समझ के, सोच करके कार्यवाही की जाती है। यानी तो एक कहीं तो ना कहीं बड़ी यहाँ पर आश्चर्य की शासन बात है। प्रशासन की बड़ी लापरवाही हिमानी जी सामने आ रही है सीधे जी, तौर पर। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। योगेश, यहाँ पर देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तमाम चीजों की, अभी पीड़ित ने जिस तरह से बताया, हिमानी जी का जिस तरह से कहना है, अब एक तरफ तो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम जो लोग हैं वो सीधा ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा। दूसरी तरफ इस तरह की अगर हम कार्रवाइयां देखते हैं तो क्या किस और इशारा ये करता है? कहीं ना कहीं अब देखिए अगर कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो ये तो रूल है कि
उस पर फिर कोई इंटरफेरेंस किसी का नहीं किया जा सकता। अगर कोई जमीन विवादित है तो वहां पर भी फिर कोई कुछ काम नहीं कर सकता। उसके बाद भी थाने के लोग पहुंच जाते हैं, इतनी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं वो, और वहां पर एक महिला को ले जाकर थाने में बंद कर दिया जाता है। किस तरह की कार्रवाई है ये प्रशासन की आगरा में? आगरा पहले से ही जमीनी विवादों में चर्चित में रहा है। कुछ समय पहले जगदीशपुर थाने का प्रकरण रहा, जिसमें मकान जमीन कब्जा करने के संबंध में बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन उसके उपरांत भी लगातार जमीन से या प्रॉपर्टी से संबंधित जो विवाद सामने आ रहे हैं। लेकिन उसमें भी ये भी देखा जा रहा है कि जो प्रशासन है, जो क्षेत्रीय चौकी थाना है, उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। इन्वॉल्वमेंट होने के बाद पीड़ित परिवार को लगातार इंसाफ भी नहीं मिल पाता। कई जो लगातार वो थाना चौकी चक्कर लगाते, जैसे आप देवेंद्र सिंह राणा वाले प्रकरण में देख लीजिए, तकरीबन 2 वर्ष तो हो चुके हैं। 2 वर्ष से लगातार 120 शिकायत पत्र जा चुके हैं। कोई ऐसा विभाग, कोई ऐसा जगह नहीं बची है जहाँ पर उन्होंने शिकायत पत्र लिया हो। उसके बावजूद भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं। अभी कुछ समय पहले ही आगरा कमिश्नर द्वारा एक ये बात कही गई थी कि जो पीड़ित परिवार द्वारा जो संज्ञान में आ चुका है, संज्ञान में लेने के बाद जो भी पीड़ित परिवार द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, उस पर को निष्पक्ष जांच कराते हुए जो जो सत्य निकल के आएगा उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है, अभी तक कोई तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और लेकिन भविष्य इसमें में भी आप बता देखना रहे होगा हैं योगेश की कार्रवाई होती भी है या नहीं होती है, या फिर इसी तरह की लापरवाही स्थानीय शासन प्रशासन की ओर से देखी जाती है। हमारे साथ राजवीर लावानिया जी जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन आगरा से जिला अध्यक्ष है। बहुत स्वागत है राजवीर जी देश न्यूज पर। इस पर एक प्रतिक्रिया मैं आपकी भी चाहूंगी। जिस तरह से यह पूरा मामला निकल कर सामने आया है, एक पीड़ित के साथ इस तरह का बर्ताव, एक तरफ से बड़ी संख्या में 15-20 लोग झुंड में पहुंचते हैं, स्थानीय जो अधिकारी होते हैं प्रशासन के, और वहां से एक महिला को ले जाया जाता है, एक पुरुष को ले जाया जाता है, रात भर थाने में बंद रखा जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। और 2 साल से ये मामला अगर कोर्ट में लंबित है, अगर ये जो पूरा मामला न्यायालय में चल रहा है, तो फिर इस पर स्थानीय जो प्रशासन था उसको इंटरफेयर करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अगर कोई मामला न्यायालय में लंबित होता है तो फिर उसमें किसी का हस्तक्षेप मंजूर नहीं होता है। उसके बाद भी अगर इस तरह की कार्रवाई देखी जा रही है तो ये किस और इशारे कर रहा है? कैसी कार्य प्रणाली हम देख रहे हैं शासन प्रशासन की? है। मैं पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये कहना चाहूंगा कि क्या अब किसी न्यायालय की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब पूरा काम जब पुलिस करेगी तो क्या फिर न्यायालय तो खत्म कर देना चाहिए। तो इसलिए खास करके पुलिस को इतना इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो विवाद जो है कोर्ट में विवाद मतलब पंजीकृत भी है और उन पे बहस जारी है, ऐसी स्थिति में पुलिस थाने की पुलिस जाती है और जो चाहे तो कर देती है। इन चीजों को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत बहुत गंभीर है। इस पूरे मूवमेंट को हमने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश सिंह जी को अवगत करा दिया है और इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने जनपद आगरा में तहसील स्तर पर तमाम ट्रैक्टरों के साथ, तमाम किसानों के साथ हम एक रैली कर रहे हैं, जिसमें वहाँ के एसडीएम, पुलिस विभाग और खासकर लेखपालों की ये सब कार्य क्रियाकलाप जो है उसको उजागर करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से राजवीर जी ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया, यहाँ पर बड़ी लापरवाही शासन प्रशासन की ओर से देखी जा रही है और अब ये समझ आ रहा है कि सिर्फ प्रदर्शन से या फिर आंदोलन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर शासन को, उच्च स्तर के अधिकारियों को यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से प्रशासन जो है वो काम कर रहा है। पीड़ित अगर 2 साल से भटक रहा है, आप ये सोचिए एक इतने समय से जो मामला है वो न्यायालय में लंबित है, एक दिन कैसे बीत रहा होगा पीड़ित का, जब उसके घर का सामान उसे नहीं ले जाने दिया गया, घर से उसे बेघर कर दिया गया, ना कोई पैसा ना कोई सारी चीजें। तो ये तमाम चीजें देखिए इशारा किस और कर रही है, कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं मंचों से बड़े बड़े दावे तो कर दिए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ धरातल पर अगर हम देखें तो ये सारे दावे जो है वो फेल होते हुए नजर आते हैं, जिस पर सख्त रुख अपनाने की अब शासन को जरूरत है। फिलहाल अब सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आगरा का ये मामला, प्रॉपर्टी विवाद में एक व्यक्ति को बेघर कर दिया जाता है, स्थानीय पुलिस रात के 9 बजे जाकर उसे घर से निकाल देती है, उसकी बहन को रात भर थाने में बंद रखा जाता है, जबकि ये पूरा मामला न्यायालय में लंबित है। अगर कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो कैसे स्थानीय प्रशासन वहां पर इंटरफेयर कर सकता है, कैसे थाने में बंद किया जा सकता है, ये तमाम सवाल जो है वो अब खड़े हो रहे हैं। देखना होगा कि इस पर प्रशासन कब सख्त रुख अपनाएगा और कब इस पर कोई भी कार्रवाई देखने को मिलती है। क्योंकि फिलहाल ये जो मामला है, पीड़ित इसको लेकर 120 से ज्यादा जगहों पर शिकायतें दर्ज करा चुका है, पर अभी तक कोई कार्रवाई इस मामले पर नहीं हुई है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।